hundreds of policemen visited the homes of over 40 journalists and some non-journalists as well. नमस्कार, मैं रविश कुमार। आपके स्क्रीन पर लिखा है नेशनल प्रेस क्लब वॉशिंगटन। ये अमेरिका के पत्रकारों की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। ऐतिहासिक इमारत है और बहुत ही समृद्ध और सुसज्जित इमारत है। पत्रकारिता के इतिहास के साथ साथ तकनीकी से भी लैस है और यहाँ इसकी बहुत सारी पत्रकारों की कहानियाँ दर्ज हैं। और मैं उस दिन इस इमारत में मौजूद हूँ जब भारत में पत्रकारों के घर पर पुलिस के छापे पड़ रहे हैं और गोदी मीडिया को मौका मिल गया है राष्ट्र के नाम पर इन पत्रकारों को ललकारने का और अपने आप को राष्ट्रवादी साबित करने का, जबकि यही गोदी मीडिया राष्ट्र के नाम पर आपको भी अपने दायरे से बाहर कर देता है। उसके राष्ट्र की कल्पना में आप नहीं हैं। जब आप मनरेगा की मजदूरी की मांग को लेकर दिल्ली आते हैं तब गोदी मीडिया कवर नहीं करता है। जब आप पेंशन की मांग को लेकर दिल्ली आते हैं हज़ारों की संख्या में, तब गोदी मीडिया कवर नहीं करता है। उसके राष्ट्र की अवधारणा में आप यानी आप जनता नहीं हैं, मगर आप जनता को डराने के लिए पत्रकारों को जब चुना जाता है तो राष्ट्र के नाम पर यह गोदी मीडिया सरकार के साथ खड़ा हो जाता है। आपातकाल के समय भी यही हुआ था। 60 से अधिक पत्रकारों ने इसके विरोध में दस्तखत किए थे जब आपातकाल लागू हुआ था, मगर कुछ पत्रकार ऐसे भी थे जो उस वक्त की हुकूमत को चिट्ठी लिख रहे थे कि हम आपातकाल के साथ हैं। वही आज के भारत में हो रहा है। बुधवार सुबह ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के घर पर रेड करने के कई घंटे बाद शाम करीब 5 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आबकारी नीति मामले में संजय सिंह के सहयोगियों पर पहले भी छापेमारी हो चुकी है। इस मामले में दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के तीसरे बड़े नेता हैं जिन्हें पिछले 1.5 साल में किसी एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। आबकारी मामले में अप्रैल 2023 में ईडी ने संजय सिंह का नाम अपनी चार्जशीट में डाल दिया था, जिसके बाद संजय सिंह ने मुकदमा करने की बात की। बाद में आम आदमी पार्टी ने कहा कि ईडी ने संजय सिंह से इसके लिए माफ़ी मांगी थी। ये हालत केंद्रीय जांच एजेंसियों की रही। इसी 24 जुलाई को उन्हें राज्यसभा से पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। तब उन्होंने कहा कि अडानी मामले को संसद में उठाने की सज़ा मिली है। विपक्ष के नेता कहने लगे हैं कि पत्रकारों और विपक्ष पर हमले कर केंद्र सरकार ने 2024 के चुनाव की घोषणा कर दी है। वे सामना करने को तैयार हैं। जय हिंद साथियों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ लगातार मैं बोलता रहा, अपनी आवाज उठाता रहा। ईडी में कई शिकायतें भी अडानी के खिलाफ की, उनके घोटाले के खिलाफ की, उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं। और आज अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंच जाती है। दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोल डाला, कुछ नहीं निकला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके, लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। लेकिन मैं मोदी जी आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब जब जुल्म बढ़ता है तब तक उसके खिलाफ जनता की आवाज़ बुलंद होती है। मैंने पहले भी कहा है अपने साथियों से, आज फिर दोहरा रहा हूँ, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। चाहे जितनी यातनाएं मोदी जी दें, नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ बोलता रहा हूँ, बोलता रहूँगा। आज दिन भर की छापेमारी में पूरा घर फूट डाला, कुछ नहीं मिला, बावजूद इसकी गिरफ्तारी हो रही है। अभी दुनिया भर की झूठी खबरें प्लांट की जाएंगी, दुनिया भर के झूठे समाचार फैलाए जाएंगे। इस इमारत में एक ख़ास चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरी दाईं ओर और मेरी बाईं ओर जो तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि ये प्रेस क्लब
दुनिया भर के पत्रकारों के लिए किस तरह के दायित्व को निभाता है। ये एक पत्रकार हैं जो 11 साल 52 दिन 13 घंटे 10 मिनट और 18 सेकंड से लापता हैं। इन्हें अगवा कर लिया गया था और इस प्रेस क्लब में है। यही पत्रकारों का काम है कि दुनिया भर में जहाँ कहीं पत्रकारिता पर हमला हो रहा है, हम उन बातों को उठाएं, जनता के बीच रखें और जनता को बताएं कि किस तरह से पत्रकारिता पर हमला किया जा रहा है। ये शिरीन अबू अक्ले हैं, अल जज़ीरा की पत्रकार हैं। 1971 से 2022 यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये वॉशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में इन पत्रकारों की तस्वीरें लगी हुई हैं। ये बताता है कि यहाँ के पत्रकार पत्रकारिता पर होने वाले इन तमाम दमन की किस्सों को लेकर कितने सजग हैं। भारत के प्रेस के बीच अगर आप जाएंगे तो वहाँ एकता ही नहीं है। जो पत्रकार सरकार के साथ खड़े हैं वो राष्ट्र के नाम पर तमाम तरह के इस तरह की छापेबाजियों को, छापेमारियों को उसका समर्थन करते हैं। और यही नहीं, जब पत्रकारों के घर से मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, डिजिटल उपकरण छीन कर ले गए, जब्त कर लिए गए, तो उसका भी विरोध नहीं किया। ये कितनी बड़ी बात है। अगर किसी पत्रकार के घर से लैपटॉप ले जाया गया तो उस लैपटॉप से क्या छेड़छाड़ की जा सकती है, उसकी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ। वॉशिंगटन पोस्ट में नेहा मसीह की रिपोर्ट छपी थी और ये रिपोर्ट भीमा कोरेगांव से संबंधित है और इसके एक नहीं कई किरदारों के लैपटॉप के भीतर इसी तरह से कोई जासूस बिठा दिया गया था और उसके नाम पर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। तो आज का वीडियो हम इन्हीं उदाहरणों के साथ नेशनल प्रेस क्लब की इस इमारत से शुरू कर रहे हैं। आप पूरा देखिएगा। यही है वो रिपोर्ट फरवरी 2021 के वॉशिंगटन पोस्ट में छपी थी। इस खबर को याद कीजिए। नेहा मसीह और जोएना स्लेटर की रिपोर्ट थी। अखबार ने तमाम सबूतों और सतर्कता के साथ साबित किया था कि रोना विल्सन को गिरफ्तार करने से 2 साल पहले से उनके कंप्यूटर में ईमेल भेजकर संदिग्ध दस्तावेज डाल दिए गए थे। रोना विल्सन भीमा कोरेगांव केस में आरोपी है और जेल में है। उन्हें खबर ही नहीं थी कि उनके लैपटॉप में 2 साल से ऐसा कुछ चल रहा है। अमेरिका की फॉरेंसिक लैब आर्सेनल ने इसे पता लगाने के लिए साल भर तक जांच की। फिर बताया कि एक और आरोपी सुरेंद्र गार्डलिंग के कंप्यूटर में इस तरह से ईमेल प्लांट किए गए थे। रोना विल्सन और सुरेंद्र गार्डलिंग ही नहीं बल्कि अन्य आरोपियों जैसे स्टैन स्वामी के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। ऐसे ही एक पत्र में रोना की तरफ से लिखने का दावा किया गया कि वे माओवादी संगठन से प्रधानमंत्री की हत्या के लिए बंदूक और असलाह मांग रहे हैं। आर्सेनल ने अपनी जांच में पाया था कि इस पत्र के अलावा 9 अन्य पत्र विल्सन के कंप्यूटर के एक फोल्डर में चुपके से डाल दिए गए। कोई तीसरा रोना की तरफ से संवाद करने लगा। एक अज्ञात हमलावर जासूस बनकर लैपटॉप में घुस गया और 22 महीनों तक उनकी निगरानी करता रहा। जब वॉशिंगटन पोस्ट की इस खबर को दिल्ली के पत्रकारों के घर हुई छापेमारी के साथ जोड़कर देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि आप चाहेंगे कि आपके लैपटॉप में बिना आपकी जानकारी के कोई प्रवेश कर जाए और ऐसे सबूत छोड़ जाए जिसके आधार पर 2-3 साल के बाद आप जेल में डाल दिए जाएं और आपके खिलाफ आतंक की धाराएं लगा दी जाएं। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में यही दिखाया था कि रोना विल्सन के साथ क्या हुआ। अब आप गोदी मीडिया में जाकर लौट कर देखिए कि क्या गोदी मीडिया ने ऐसी खबरों को तवज्जो दी थी, उस पर चर्चा की थी कि ऐसा हो सकता है और सरकार से सवाल पूछा था। इस खोजी रिपोर्ट को सबने दरकिनार कर दिया। द वायर ने एक बार फिर से इस सवाल को महत्वपूर्ण बनाया है कि जब पुलिस पत्रकारों के फोन, लैपटॉप या डिजिटल उपकरण ले जाती है तो क्या क्या उसे पत्रकारों को सौंप कर जाना चाहिए। वायर ने लिखा है और आपको जानना भी चाहिए कि जब पुलिस आपका फोन ले जाती है, लैपटॉप फोन ले जाती है, तो उसे हैश वैल्यू देना चाहिए। मतलब बताना चाहिए कि उस वक्त आपके फोन में कितना डेटा था, किस तरह का डेटा था, ताकि बाद में वो अपनी तरफ से कोई डेटा जोड़े तो पता चल जाए। यह जानना आपके लिए भी जरूरी है। जब द वायर के दफ्तर में छापा पड़ा और संपादकों के फोन जब्त किए गए
तब वायर ने यह सवाल उठाया था। वकील प्रशांत भूषण ने सवाल उठाया है कि पुलिस कैसे, किस कानून के तहत मोबाइल फोन और लैपटॉप को जब्त कर सकती है, जबकि उन्हें एफआईआर और कोर्ट के आदेश की कॉपी तक नहीं दी गई। न्यूज क्लिक के खिलाफ यूएपीए का मामला दर्ज कर स्वतंत्र पत्रकारों के यहां छापा पड़ सकता है, तो एक तरह से ये अघोषित आपातकाल है। ये कई तरह से बिल्कुल गैर कानूनी है। पहली बात तो अगर आप किसी के यहाँ रेड कर रहे हैं और किसी से पूछताछ कर रहे हैं तो आपको उस एफआईआर की कॉपी देनी होगी जिसके आधार पर आप उनसे पूछताछ करना चाहते हैं या रेड करना चाहते हैं। दूसरी बात, मोबाइल और लैपटॉप सीज करने के लिए तो कोर्ट का आदेश होना चाहिए। ऐसे ही दिल्ली पुलिस किसी के पास भी जाकर उनका मोबाइल और लैपटॉप नहीं सीज कर सकती। ये तो उनके निजता के अधिकार का बिल्कुल उल्लंघन है। तीसरी बात, जो एफआईआर दी भी नहीं उनको, लेकिन ये पता लगा है कि कोई कुछ 1 महीने पहले न्यूज़ क्लिक के खिलाफ कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में कोई एफआईआर दर्ज करी गई थी, जिसमें उनको, जो कि एक टेरर का कानून है, यानी आतंक का कानून है, और सिर्फ इस आधार पर कि न्यूज़ क्लिक का कुछ पैसा कोई चाइनीज़ नेशनल से आया है। अरे प्रधानमंत्री के पीएम केयर्स फंड में भी चाइनीज़ कंपनियों का पैसा आया है। अडानी की तो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट एक चाइनीज़ नेशनल चला रहा है। आप उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं करते। वैसे भी चाइनीज़ नेशनल से कोई पैसा आना कोई कानून का उल्लंघन नहीं है, और ख़ासकर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बिल्कुल सरकार की तरफ से इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और इंडिपेंडेंट मीडिया को डराने की कोशिश है और बिल्कुल गैर कानूनी है। बात केवल उपकरणों की नहीं है, उन सवालों की भी है जो अभिसार शर्मा, पौरंजय गुहा ठाकुरता और अन्य पत्रकारों से पूछे गए। पुलिस की तरफ से पूछे गए ये सवाल बहुत भयानक हैं। अभिसार शर्मा ने अपने YouTube चैनल पर जिस तरह से इन सवालों के बारे में बताया है, उससे साफ है कि भारत में पत्रकारिता को हमेशा हमेशा के लिए कुचल देने का ऐलान कर दिया गया है। अभिसार शर्मा ने ये बात YouTube चैनल पर विस्तार से बताई है। आप उनके YouTube चैनल को जरूर देखें। अब आपके घर भी पुलिस आ सकती है, पूछ सकती है कि आपने फलाना मामले पर टिप्पणी क्यों की, क्यों लिखा। उसके पूछने के अंदाज से ही आपको एहसास हो जाएगा कि आप किसी प्रकार के अपराधी हैं। आपने कोई ऐसा बड़ा अपराध कर दिया बोलकर, लिखकर। क्या लिखना और बोलना अब अपराध माना जाएगा? पुलिस यह सवाल अभिसार से नहीं कर रही है, आपसे भी कर रही है। मगर जिस तरह से अभिसार ने बोलना बंद नहीं किया, आप भी बोलना और लिखना बंद मत कीजिएगा। सुबह 6:30 बजे दिल्ली पुलिस मेरे घर में प्रवेश करती है, और उस टीम में न सिर्फ दिल्ली पुलिस होती है बल्कि सीआईएसएफ भी होती है। इसके अलावा एक महिला पुलिस भी होती है और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी होते हैं। यानी कि मान के चलिए पूरी प्लेटून जो है वो मेरे घर घुस जाती है। उनमें से एक पुलिस वाले के हाथ में डंडा था और हथियार भी थे। उसके बाद मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप यहां क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम टेरर लिंक्स को लेकर, आतंकवादियों के साथ रिश्तों को लेकर छानबीन करने आए। तो मैंने बोला बिल्कुल। और उसके बाद शुरू हुआ सवालों का एक दौर। वो सवाल क्या थे दोस्तों? वो सवाल ये थे दोस्तों कि क्या आप सीएए एनआरसी को लेकर शाहीन बाग गए? क्या आपने दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसको लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की या उस पर आपने कवरेज की? क्या आप किसान आंदोलन को लेकर कवरेज कर रहे थे? यही नहीं, मुझसे यह भी पूछा गया कि क्या आपकी पोलैंड में किसी से बातचीत होती है, क्या ब्रिटेन में आपकी किसी से बातचीत होती है, या ऑस्ट्रेलिया से आपको फोन आते हैं जिनसे आप बात करते हैं? ये तमाम सवालात मुझसे किए गए, और ना सिर्फ एक बार दोस्तों, क्योंकि ये सवाल तो मेरे घर में पूछ लिए गए थे। उसके बाद जब मैं लोधी कॉलोनी के दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल गया तो यही सवाल मुझसे बार बार पूछे गए,
और 4 अलग अलग लोगों ने इन सवालों में थोड़ा बहुत संशोधन करके मुझसे पूछा। सबसे पहली बात, हां, दिल्ली में जब दंगे हुए थे तो उस पर मैंने शोज किए थे, मगर चाहे दिल्ली दंगे हो, किसान आंदोलन हो या फिर शाहीन बाग को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, मैं कभी भी जमीन पर नहीं गया, ऑन फील्ड रिपोर्टिंग नहीं की। और उसको लेकर मैंने पुलिस को यह भी बताया कि मेरे साथ कुछ व्यावहारिक दिक्कतें हैं, और वो ये कि मेरी पत्नी जो है वो कानपुर में पोस्टेड है, लिहाजा मेरे लिए घर से निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि मैं अपना सारा काम अपने स्टूडियो में बैठकर करता हूं, और मेरा जो सारा काम जो होता है वो न्यूज एनालिसिस होता है, यानी कि ऑन फील्ड रिपोर्टाज मैं इस वक्त करने में असमर्थ हूं, मगर हां, जो घटनाएं होती हैं उस पर मैं बेबाकी से अपनी राय रखता हूं। मुझसे यह भी कहा गया कि क्या आपकी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है, जेएनयू के अंदर जो राजनीति चल रही है क्या आपने वो कवर किया? तो मैंने दिल्ली पुलिस से कहा, हां बिल्कुल। आपको याद होगा कि कोमल शर्मा और उसके साथ कई गुंडे जो हैं वो जब जेएनयू घुस आए थे और जब उन्होंने वहां पर स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की थी, तब मैंने उस पर न्यूज एनालिसिस किया था। मैंने दिल्ली पुलिस से कहा था, वो कोमल शर्मा जिसे आज तक आप गिरफ्तार नहीं कर पाए, उस पर मैंने शो किया था। ये सवाल आपका होना चाहिए कि क्या जनता अगर आंदोलन पर बैठेगी, प्रेस के लोग उसे कवर करने जाएंगे, तो क्या उन सवालों को पुलिस की पूछताछ के दायरे में लाया जाएगा? यह एक तरह से मनोवैज्ञानिक खेल है कि हर किसी को हमेशा हमेशा के लिए डरा दिया जाए, डरपोकों का देश बना दिया जाए। शाहीन बाग के आंदोलन को कवर करना क्या अपराध है? किसानों के आंदोलन को कवर करना क्या अपराध है? क्या इस देश में किसान अवैध नागरिक हो गए हैं जिनके आंदोलन को कवर करने पर पत्रकारों से महीनों बाद सवाल पूछा जाएगा? यह सवाल किसानों को भी खुद से पूछना है। दुनिया जानती है कि किसान आंदोलन मीडिया के दम पर नहीं चल रहा था। किसानों ने अपना मीडिया बनाया क्योंकि उसे कोई मीडिया कवर नहीं कर रहा था। यही वो आंदोलन है जिसने बिना मीडिया के ही सरकार पर दबाव बनाया और प्रधानमंत्री मोदी को माफी मांगनी पड़ी, कानून वापस लेना पड़ा। किसान आंदोलन को अपना अखबार निकालना पड़ा, ट्विटर हैंडल बनाना पड़ा। किसान आंदोलन के शुरू होते ही गोदी मीडिया ने किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी कहना शुरू कर दिया था। आज उस आंदोलन के खत्म हो जाने के कई महीनों के बाद पत्रकारों से सवाल पूछा जाता है कि क्या आपने कवर किया था। आप ही देखिए, इन किसानों ने इस देश को अपने खून पसीने से सींचा है। इनकी तकलीफ और मांग को कवर करना क्या अब अपराध है? पुलिस का सवाल है, सरकार का सवाल है कि आपने किसान आंदोलन कवर किया था। अभिसार शर्मा ने अपने YouTube चैनल में विस्तार से बताया है कि उनके बारे में गोदी मीडिया के एंकर उत्साहित होकर क्या क्या फैला रहे हैं। कहा जा रहा है कि मैंने चीन से पैसे लिए हैं, मगर वो पैसा कहां है? अभिसार ने कहा कि उसने तो एक भी कार्यक्रम नहीं किया जिसे साबित किया जा सकता है कि वह चीन का प्रोपेगेंडा है। मेरा एक भी ऐसा कार्यक्रम बतलाइए जिसमें मैंने चीन के पक्ष में प्रोपेगेंडा किया था। एक भी ऐसा कार्यक्रम नहीं उस क्लिप में। हां, मैंने चीन के ऊपर कई कार्यक्रम किए थे, मगर उन कार्यक्रमों में मैंने क्या सवाल किया था दोस्तों, इस बात पर आपको गौर करना पड़ेगा। वो सवाल क्या थे? वो सवाल ये थे कि जिन क्षेत्रों में हमारी सेना 2020 के पहले गश्त लगा सकती थी, अब वो बफर जोन कैसे बन गए? क्या वजह है कि अब भारतीय सैनिक वहां पर गश्त नहीं लगा सकते? मैंने ये सवाल भी पूछा था कि आखिर 21 सैनिक कैसे शहीद हो गए। मैंने ये सवाल भी पूछा था कि 21 सैनिकों की शहादत पर मेरे प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं। आज दिल्ली में जब पत्रकारों ने मार्च की अनुमति मांगी तो दिल्ली पुलिस ने आनाकानी शुरू कर दी। 2014 के बाद से अगर आप पत्रकारों के प्रदर्शनों, मार्च और गिरफ्तारियों की निंदा की खबरों को जमा करेंगे तो पता चलेगा कि इन 10 सालों में मीडिया पर कितना हमला हुआ है।
अदानी पूर्व एनडीटीवी पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर प्रेस क्लब में बड़ा जमावड़ा हुआ था। सबने उस शुरुआत को ही महसूस कर लिया था कि अंजाम क्या होने वाला है। जून 2019 में पत्रकार प्रशांत कनौजिया, इशिता सिंह, अनुज शुक्ला और अन्य पत्रकारों की गिरफ्तारी को लेकर मार्च किया था प्रेस क्लब के पत्रकारों ने। आज अभिसार शर्मा, अनिंद्य चक्रवर्ती, कार्टूनिस्ट इरफान आरित्री, पौरंजय गुहा ठाकुरता, उर्मिलेश सहित कई पत्रकारों के घर पुलिस की छापेमारी के विरोध में पत्रकार जमा हुए। पत्रकार हरतोष बल ने ट्वीट किया है कि आज पत्रकारों के पास दो ही स्थिति रह गई है, या तो वे सच बोलें या फिर चुप हो जाएं। अफसोस कि मैं इस मार्च में नहीं हूं, दिल्ली में नहीं हूं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, डीजी पब और इंडियन विमेन प्रेस कोर ने मार्च का आह्वान किया था। मुंबई प्रेस क्लब ने भी पत्रकारों से पूछताछ और छापेमारी की खबरों की निंदा की है। यह पहला मार्च या विरोध प्रदर्शन नहीं है। पत्रकारों को इसी दिल्ली में इस सवाल को लेकर भी मार्च करना पड़ा कि संसद भवन के अंदर कोविड के समय उनके प्रवेश पर जो पाबंदी लगाई गई वो किसी न किसी रूप में जारी रही। दिसंबर 2021 में पत्रकारों ने प्रेस क्लब से लेकर संसद भवन तक मार्च किया था। मुद्दा यह था कि लोकसभा की प्रेस गैलरी में पत्रकारों की संख्या सीमित कर दी गई है। लोकसभा में सदस्य तो पूरे आते हैं, मगर प्रेस की गैलरी में पत्रकार कम हो गए। तब प्रेस क्लब ने कहा था कि प्रेस गैलरी को निष्क्रिय कर दिया गया है। इस व्यवस्था में छेड़छाड़ करने से संसद की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार आहत और अपमानित महसूस कर रहे हैं। हमारा मकसद था मैसेज देना, बहुत स्पष्ट रूप से ये कहना कि मीडिया डरा नहीं है और इस तरह से आके आप धरपकड़, मीडिया पर आतंकवाद का इस तरह से चार्ज लगा के आप इस तरह से नहीं कर सकते जैसे कि हम लोग क्रिमिनल हैं। और ख़ास तौर पे ये कहना कि मीडिया का काम करना ही क्रिमिनल है, ये आप मैसेज दे रहे हैं। जिस तरह से आप लोगों ने न्यूज़ क्लिप में बिल्कुल एक सिलसिले से ऊपर से नीचे तक सभी लोगों के साथ धरपकड़, वो भले ही सिक्योरिटी का गार्ड हो, वो चीफ एडिटर हो, ये जिस तरह का व्यवहार रहा है, जिस तरह के सवाल जवाब हुए हैं, ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। और ठीक है, अगर हम मतलब बड़े बड़े देशों की बातें होती हैं, चीन और रूस वगैरह अगर बनना है, मोदी जी को मदर ऑफ डेमोक्रेसी से करना है तो मुकर लें, लेकिन दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। मतलब डेमोक्रेटिक हाई टेबल पर बैठ के इस तरह से आप प्रेस की और जर्नलिस्टों पर प्रवेश जी, आप इस रेड को अलग नज़र से क्यों देख रही हैं? क्योंकि पत्रकारों पर रेड तो पहले भी होता था। देखिए, पत्रकारों पे रेड आपने सही फरमाया और होगा आने वाले दिनों में भी, लेकिन जब पत्रकारों पे रेड होता है पत्रकारिता के लिए, लेकिन उन पर आतंकवाद विरोधी, मतलब जिस तरह के आप स्ट्रिक्चर्स या चीज़ें लगाएंगे आतंकवादी संगठनों पर, अगर वो एक संस्था पर, मूल संस्था पर या पत्रकारों पर लगाई जा रही है, तब बहुत शक और शुबा होता है। क्योंकि पत्रकार ही वो कड़ी है जो कि एक समाज को, एक उसके सिटीजन्स को, जो वोट देते हैं उन लोगों को अच्छे फैसले से जोड़ती है। इस रेड से दर्शकों को और आम जनता को क्यों चिंता होनी चाहिए? तो चिंता होनी चाहिए क्योंकि पत्रकार जो भारत में है वो किसी विशेष, हम कोई बहुत स्पेशल प्रोटेक्टेड कैटेगरी में नहीं है। हम लोग धारा 19 आर्टिकल 19 के तहत हमें भी वही आज़ादी है जो उनकी है, आपकी है, सबकी। तो जो पत्रकारों पे आज होगा वो कल सामान्य नागरिकों पे होगा। अभी बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है अगर किसी और की घर रेड हो रही है, किसी और को परेशान किया जा रहा है, कल आपके दरवाजे पे खटखटाएंगे और तब आप चिल्लाइए। इतने सारे लोगों पर अगर एक साथ सरकार इस तरह का अटैक कर रही है, रेड डाल रही है और उसमें यूएपीए जैसे केसेस हैं, तो ये अपने आप में बड़ी चिंता की बात है। खासकर उनके लिए जो कि जिनको कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं या छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उनके अंदर एक तरह का डर का माहौल होगा। अब बाकी मेन स्ट्रीम दरबारी मीडिया को तो आप देख रहे हैं, टेलीविज़न की मैं खासकर बात करूँ तो किस तरह से वो सरकार के सामने एकदम पूरी तरह झुका हुआ। थोड़ी बहुत जो उस तरह की आवाज़ें बची हैं, जो क्रिटिकल आवाज़ें हैं, जो सरकार से सवाल पूछ सकती हैं, उन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। जिस तरह से न्यूज़ क्लिक के दफ्तर पे ताला लगा दिया गया। अब आप इसको इस तरह से देखिए कि किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन पे, लेगेसी मीडिया हाउस के एडिटर के ऊपर या उसके मालिकान के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर कोई आरोप लगता है गड़बड़ी का, भ्रष्टाचार का, किसी भी तरह का, कोर्ट में जाए, एजेंसी जांच करें, कार्रवाई करें, लेकिन क्या किसी एजेंसी, कल आप उम्मीद कर सकती हैं कि करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में बिकने वाले किसी अखबार के दफ्तर पर ताला मारकर सील कर दिया जाएगा?
वो तो काम करते रहना चाहिए ना। ये बड़ी समस्या है कि आपने न्यूज़ क्लिक के पूरे दफ्तर को, पूरा ऑपरेशन ही सील कर दिया। या ऐसे कैसे चलेगा? मीडिया एक दूसरे इंस्टीट्यूशन से जाके अपील कर रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ अपील कर रही है। उनको एक ओपन लेटर हम लोगों ने लिखा है, सारे देश भर के जितने बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जाके उनसे अपील कर रहे हैं कि भाई अब ये ऐसा वक्त है कि जहां पर हमारे लिए आप कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करें ताकि इस तरह की स्थितियां ना हो और मीडिया एक इंडिपेंडेंट, एक डेमोक्रेटिक देश में फ्री होकर, खुलकर, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के अपना काम कर सके। इसके लिए ये लेटर लिखा जा रहा है। आप एक दर्शक हैं, हम अपने कार्यक्रमों के जरिए आप तक पहुंचते हैं। क्या उन कार्यक्रमों में उठाए गए सवाल, हमारा लिखना, बोलना, इन सब से सरकार इतना डर गई है? भारत की पत्रकारिता आप जनता से भी उम्मीद रखती है। इस तरह के जमावड़े से, मार्च से, विरोध प्रदर्शनों से अपनी अपील आप तक पहुंचा रही है कि इस पूरी प्रक्रिया में पत्रकार ही नहीं, आप जनता पर भी हमला हो रहा है। अगर आपकी आवाज उठाने वाला ही नहीं बचेगा तो आप नहीं बचेंगे। अगर आपकी आवाज उठाना अपराध हो जाएगा तो आप भी अपराधी साबित कर दिए जाएंगे। कार्टूनिस्ट इरफान के घर में छापेमारी हुई। इरफान ने ट्वीट किया कि दिल्ली पुलिस उनके घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले गई है। इरफान फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, एशियन एज और नवभारत टाइम्स में काम कर चुके हैं। अदानी मामले में कई कार्टून बना चुके हैं। न्यूज़ क्लिक के लिए इरफान कार्टून बनाया करते थे। गोदी मीडिया ने तो अदानी पर कुछ कवर ही नहीं किया। अब अगर इरफान जैसे कार्टूनिस्ट अदानी मामले पर कार्टून बना रहे हैं तो क्या वे भी किसी की नज़र में आ सकते हैं? डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए के स्तर पर, सिलेंडर के बढ़ते दाम पर कार्टून बनाए गए तो क्या वह भी संदिग्ध हो जाएगा? सिलेंडर के दाम से आप परेशान हैं, कार्टूनिस्ट इस पर कार्टून नहीं बनाएगा तो क्या करेगा? इरफान के कार्टून तो अखबारों में अब छपते भी नहीं। जाहिर सी बात है, लोगों को पता भी नहीं होगा कि ऐसा कार्टून बना है। मगर न्यूज़ क्लिक पर कार्टून का छपना किसी को चुभ गया, उससे किसी को तकलीफ हो गई। इस बार न्यूज़ क्लिक के दफ्तर पर छापा नहीं पड़ा है। कई युवा पत्रकारों के घर पर छापेमारी हुई है। स्क्रोल ने लिखा है कि जो पार्ट टाइम काम करने वाले थे उनके यहाँ भी छापा पड़ा है। जिन्होंने 1-2 लेख लिखे न्यूज़ क्लिक के लिए, उनके यहाँ भी छापा पड़ा है। पत्रकारों को इस तरह से संदिग्ध बनाया जा रहा है और आपको डराया जा रहा है। पुलिस ने कई पत्रकारों से बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर देने के लिए कहा। उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें विदेशों से फंड मिलता है। परिवार के बारे में पूछा गया। एक पत्रकार ने बताया कि उनके कमरे का सारा सामान उलट पलट दिया गया। 20 साल के एक पत्रकार के घर इस तरह का छापा पड़ा है। आप सोचिए उसके जहन पर क्या असर पड़ा होगा। उसने कहा कि अब से वह भारत में पत्रकारिता करने के बारे में सोचेगी, क्योंकि ईमानदारी से पत्रकारिता करना, लोगों की आवाज बनना अब अपराध हो गया है। इस देश में हजारों की संख्या में छात्र पत्रकारिता की पढ़ाई करते हैं। इन पत्रकारों पर हमले के जरिए उनके भविष्य पर भी हमला हुआ है। पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद जब वे इस पेशे में आएंगे तो क्या करेंगे? पेशा तो बचा ही नहीं, जबकि इनकी फीस से न जाने कितनी सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटियां चल रही हैं, डिपार्टमेंट चल रहे हैं। पत्रकारों पर होने वाले इन हमलों को लेकर इन संस्थाओं में क्या पढ़ाया जाता होगा? आप कल्पना कीजिए, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में पत्रकारों पर हुए इन हमलों, छापेमारी और दमन की कार्रवाइयों को लेकर किस तरह से पढ़ाई होती होगी? क्या वहां का वाइस चांसलर इसकी अनुमति देता होगा और अपने छात्रों से कहता होगा कि यह गलत हो रहा है? पत्रकारों को स्वतंत्र स्पेस मिलनी चाहिए, जगह मिलनी चाहिए। शायद वो नहीं कहता होगा। आज के समय में ऐसी कल्पना की जा सकती है। क्या कोई छात्र अपने प्रोफेसर से सवाल भी पूछता होगा कि अभिसार शर्मा, पौरंजय गुहा ठाकुरता की रिपोर्टिंग से क्या देश को खतरा हो जाता है? क्या उनके घर पुलिस का पहुंचना सही है? प्रोफेसर क्या जवाब देगा? क्या उन संस्थानों के प्रोफेसर भी गोदी एंकरों के साथ खड़े हो गए हैं? तरह तरह की धाराओं में उलझाकर पत्रकारों को घेरा जा रहा है और यह घेरा हर दिन कसता जा रहा है।
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, एडिटर्स गिल्ड सब निंदा तो करते हैं, मगर अब तो एडिटर्स गिल्ड पर भी एफआईआर है, वह भी सेना के कहने पर मणिपुर को लेकर रिपोर्ट बनाने के कारण। डिजिटल पत्रकारों के संगठन डिजिपब ने अपने बयान में कहा है कि इस छापेमारी से पत्रकारों को धमकाने और डराने के मामले में सरकार कई कदम आगे निकल गई है। मीडिया के खिलाफ सरकार ने जंग का ऐलान कर दिया है। यह भारत जैसे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। अफसोस की बात है कि मीडिया का ही एक हिस्सा सरकार की कार्रवाई का समर्थन कर रहा है। द नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया और इंडियन वुमेन प्रेस कोर ने भी इस छापेमारी की निंदा की है और कहा है कि सरकारी एजेंसियों को रुक जाना चाहिए। अगर मीडिया स्वतंत्र नहीं रहेगा तो लोकतंत्र जिंदा नहीं बचेगा। मुंबई प्रेस क्लब ने इन छापेमारी को लेकर चिंता जताई है। जो ऑर्डिनरी जर्नलिस्ट है वो एम्प्लॉय होता है, आम जर्नलिस्ट एम्प्लॉय होता है। जो संस्था कि कौन चला रहा है, किस तरह चला रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, वो आम जर्नलिस्ट की कोई कंसर्न नहीं होता। तो तनख्वाह का काम करता है, तनख्वाह लेते हैं, जाते हैं। अब आपने टेक्नीशियंस को, कैमरा पर्सन्स को, ऐसे लोगों को जो 4-4 साल पहले छोड़ चुके हैं संस्था, उनके घरों में आप रेड कर रहे हैं और ऊपर से सुन रहे हैं हम यूएपीए का केस। मेरे ख्याल से माहौल बनाने का प्रयास है इलेक्शन से पहले, एक खौफ का माहौल कि पत्रकारिता थोड़ी दबी रहे और बाकी जनता को ऐसे मुद्दे मिलते रहें कि बाकी असली मुद्दों से दूर रहे। और क्योंकि ये इतनी जल्दी हो रहा है, इलेक्शन में अभी काफ़ी समय है, तो उससे इतना जल्दी होने का डर ये है कि क्या इससे ज़्यादा होगा, क्या ये एक सिर्फ टेम्पलेट की शुरुआत है जो टेम्पलेट आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। और हम लोग तो दिल्ली में फिर भी बहुत बचाव में रहते हैं। दिल्ली में सिर्फ यही होगा कि बुला लेंगे थाने में, वापस छोड़ देंगे, लेकिन अगर यही स्टेट्स में होना शुरू होता है इसी लेवल पे, तो वहाँ पे जर्नलिस्ट जितना खतरे में होंगे वो शायद यहाँ से ज़्यादा होंगे। और वो माहौल डरावना भी लगता है कई बार, और ख़ास करके इसलिए क्योंकि जो यंग पत्रकार है उनको क्या इससे खौफ पैदा होगा उनके दिमाग में सोच के, अच्छी चीज़ तो नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। इम्प्यूनिटी जिसे बोलते हैं कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं। किसी अखबार के मालिक पे जाना, अखबार के दफ्तर में जाना और अखबार के दफ्तर के अकाउंट्स टटोलना, उनके रिकॉर्ड टटोलना एक हद है, लेकिन आप बोलें कि कोई भी व्यक्ति अगर जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ है, चाहे उसने 200 रुपये लिए हों, एक आर्टिकल 600 वर्ड का लिखा हो, और हम उसके घर भी पहुंच सकते हैं, उससे भी पूछ सकते हैं कि अपना बैंक अकाउंट दिखाओ, अपने फ़ोन दिखाओ, तो ये पहले नहीं हुआ अभी तक। कई चीज़ें हुई हैं जो अच्छी नहीं थी पत्रकारिता के साथ, जो सरकार ने जिस तरह हरकतें करी हैं, बट मेरे ख्याल से एक नई सीमा के पार चले गए हैं और यहाँ से वापस आना आसान नहीं होगा। क्योंकि जर्नलिस्ट सही में बहुत चिंतित हैं अपने अधिकारों को लेकर, अपनी बेसिक राइट्स को लेकर। ये जो हमला है ये सिर्फ एक न्यूज़ क्लिक के अधिकारों पर नहीं है। जिस तरह के ड्रकोनियन एक्ट यूएपीए को इस्तेमाल किया गया है, आतंकवाद से जुड़े हुए बहुत ही सीरियस एलिगेशन लगाए हैं एक न्यूज़ रूम, एक संगठन पर, लेकिन उससे जुड़े हुए 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को उनको घेर कर सवाल पूछा जाता है, जिसमें बच्चे भी हैं, यंग जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अभी अभी अपनी यात्रा की शुरुआत की है। तो इसमें ये मैसेजिंग ज़रूर जाता है कि अगर आप वो काम नहीं कर रहे हैं जो सरकार की नज़रों में सही है, जो सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाता है, तो फिर या तो आपकी विचारधारा जो है वो क्रिमिनल है, या आप पर वो एक लेबल चिपका देंगे टेररिज्म का या किसी क्रिमिनल फंडिंग का। तो एक स्पीच पर एक चिलिंग इफेक्ट जरूर होता है और इसी वजह से इसको कहा जा रहा है कि ये एक तरीके की अघोषित जो है इमरजेंसी की स्थिति बनी हुई है। एक न्यूज रूम पर आप टेररिज्म का आप पूरा चार्जेस लगा रहे हो, जो आपने क्लियर नहीं किया है कि किस आधार पर लगा रहे हो। हमने अभी तक ये नहीं देखा है कि किसी चाइना के डिप्लोमेट को समन करके उनसे सवाल पूछा गया हो। अगर आपका बेसिक प्रेमिस ये है कि चाइनीज फंडिंग आई है, जिसको आप मान रहे हो कि टेरर फंडिंग आई है, क्योंकि चाइना के साथ एलएसी पे जो हो रहा है, टेंशन हो रहा है, उसके बावजूद आपकी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप तो बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि आपने चीन के दूतावास को बंद कर दिया है। मीडिया इज द फोर्थ एस्टेट। जनता को ये समझना होगा कि अगर आप व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के आधार पर आप अपनी सोसाइटी को मजबूत बना रहे हैं, दिस इज द वीकनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज द वीकनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। चीन का एक नया भूत खड़ा किया जा रहा है, जिस चीन का नाम तक नहीं लिया जा सका जब पूर्वी लद्दाख में चीन की सेना को रोकने के लिए भारत के बहादुर सैनिकों को शहादत देनी पड़ी। तब कहा गया कि कोई सीमा में नहीं घुसा है। क्या ये उनके शहादत का अपमान नहीं था?
लेकिन उसके बाद भी भारत और चीन के बीच 19 दौर की बातचीत हुई है और आज तक यह विवाद नहीं सुलझा है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बयान छपा है कि भारत चीन से आने वाले निवेश का स्वागत करता है। सीमा तनाव के बावजूद चीन से आयात बढ़ता जा रहा है। भारत चीन को निर्यात उस अनुपात में नहीं करता जिसके कारण चीन के साथ व्यापार घाटे की स्थिति में हम हैं। यही नहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 21 फरवरी 2023 को ANI की स्मिता प्रकाश से क्या कहा? यही कि चीन बड़ी अर्थव्यवस्था है, मुझे क्या करना चाहिए? एक छोटी अर्थव्यवस्था के रूप में क्या मैं बड़ी अर्थव्यवस्था से युद्ध मोल ले लूं? यह प्रतिक्रिया या जवाब का सवाल नहीं है, यह तो कॉमन सेंस का सवाल है। यह विदेश मंत्री का बयान है। अगर यही बात अभिसार शर्मा ने अपने वीडियो में कह दी होती तो पुलिस सवाल पूछती। पुलिस पूछती कि आपने क्यों कहा कि चीन से लड़ाई नहीं होनी चाहिए, भारत चीन का मुकाबला नहीं कर सकता है। मगर विदेश मंत्री कह रहे हैं और इल्जाम अभिसार पर लगाया जा रहा है। अगर अभिसार ने इस तरह की बात कही होती, व्यवहारिक बात, कॉमन सेंस की बात, जो बात एस जयशंकर ने कही है, तो आज शायद अभिसार पुलिस की गिरफ्त में होते। यही नहीं, प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती UAPA के तहत गिरफ्तार कर लिए गए। दिल्ली पुलिस की PRO ने कहा है कि 46 लोगों से पूछताछ हुई है, उनके फोन और लैपटॉप जब्त हुए हैं। प्रबीर पुरकायस्थ आपातकाल के समय भी गिरफ्तार किए गए थे। न्यूज़ क्लिक ने बयान जारी करते हुए कहा है कि हमें ना तो FIR की कॉपी दी गई है, ना ही क्या इल्जाम लगाए गए हैं उनकी कोई स्पष्ट जानकारी है। कर्मचारियों के घरों से बिना नियमों के पालन के फोन, लैपटॉप जब्त किए गए हैं और कोई हैश वैल्यू नहीं दी गई। हमारे दफ्तर को सील करके हमें रिपोर्टिंग करने से रोका जा रहा है। 2021 से ही न्यूज़ क्लिक पर सरकार की ओर से कार्रवाई हुई है और दफ्तर से लेकर कर्मचारियों के घरों पर छापे भी पड़े हैं। ED, IT और दिल्ली पुलिस ने सब तरह के दस्तावेजों की जांच की, लेकिन फिर भी 2 साल में ED एक भी मामले में न्यूज़ क्लिक पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बना पाई। पिछले कई महीनों से प्रबीर पुरकायस्थ को पूछताछ के लिए भी बुलाया नहीं जा रहा था। इसी तरह से केरला के मीडिया वन चैनल को भी परेशान किया गया। मीडिया वन पर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बैन लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सारे आरोपों को गलत पाया था। मैं इस वक्त वॉशिंगटन DC में हूं, पास में ही व्हाइट हाउस है। कायदे से मुझे दिल्ली में पत्रकारों के बीच उनके मार्च में, उनके विरोध प्रदर्शन में होना चाहिए था, तो मैंने सोचा कि मैं भी चंद कदम चलकर मार्च में होने की सॉलिडारिटी पेश करता हूं। इसलिए यहां चल रहा हूं ताकि आपको पता चल सके कि पत्रकारों पर होने वाले हमले के विरोध की जिम्मेदारी केवल पत्रकार की नहीं है, हर नागरिक की है। आप जहां भी हैं, जिस हाल में हैं, दफ्तर की मजबूरियों के कारण, बस में चलने के कारण, ट्रेन में होने के कारण, कार में होने के कारण, अगर आप नहीं चल पा रहे हैं तो भी अपने जहन के भीतर मार्च कीजिए। इस वक्त मार्च करना ही सबसे बड़ा लोकतांत्रिक कर्तव्य है। इस तरह की कार्रवाइयों के खिलाफ आपका मार्च बहुत ज़रूरी है। भारत का लोकतंत्र बेहद खूबसूरत है, दुनिया उससे उम्मीद रखती है, उससे हौसला पाती है। अगर इस सुंदर से लोकतंत्र में पत्रकारिता को कुचल दिया जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ना पत्रकार बचेंगे, ना आप बचेंगे। हमारे साथियों ने मिलकर इस वीडियो को बहुत मुश्किल से बनाया है। कुछ हिस्सा कहीं रिकॉर्ड किया है, कुछ हिस्सा प्रेस क्लब में रिकॉर्ड किया है, कुछ हिस्सा होटल में रिकॉर्ड किया है, सिर्फ इस जिद के कारण कि जो पत्रकारों से के साथ हुआ है वो गलत हुआ है और इस गलत का विरोध करना हर किसी की जिम्मेदारी है। तो आप विरोध कीजिए और मार्च कीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।